तो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानीय लालचंद जी कटारिया साहब, विधायक भाई राजेंद्र जी, मंच पर बैठे हुए हमारे अन्य नेतागण, उपस्थित भाइयों बहनों नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं कटारिया साहब को, स्वर्गीय कटारिया साहब को नमन करता हूँ। मैं उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों में हूँ जिन्हें राम प्रताप जी कटारिया के साथ विधायक बनने का अवसर भी मिला, लालचंद जी कटारिया साहब के साथ भी विधायक बनने का अवसर मिला और लालचंद जी कटारिया साहब के सांसद बनने का भी अवसर मिला। मैं कटारिया परिवार की राजनीतिक विरासत के लोगों से मिलने का, काम करने का मुझे अनुभव रहा है और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि एक बिरले ही आदमी होते हैं जो ऐसा निर्णय करते हैं। आज लालचंद जी कटारिया ने हमारे नेतृत्व को ये कहा कि कांग्रेस के लालचंद जी कटारिया का तो हित ये था कि चुनाव लड़ते, हारते या जीतते और इस क्षेत्र के नेता के रूप में अपने आप को स्थापित करते। और एक व्यक्ति जिसके मन में कांग्रेस पार्टी की तड़प थी और ये बैठकर चर्चा कर रहे थे कि कैसे हम राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को विधानसभा चुनाव के बाद पुनः खड़ी करें। इन्होंने अपने साथियों से चर्चा की, मुझसे भी आगे कहा कि आप चुनाव लड़ने का निर्णय लिए, चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय आपने लिया है। मैंने पूछा क्या कारण, समझाया मुझे। उन्होंने कहा कि मेरे मन में कल्पना है कि हम राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को खड़ी कर सकते, तो जिनने कांग्रेस पार्टी को खड़ा नहीं किया तो कार्यकर्ताओं में निराशा आ जाएगी। ये पहली बार हुआ इतिहास में कि राजस्थान की सरकार ने काम किए, जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की। भारत सरकार की यूपीए सरकार ने 10 साल में जनता के विकास के लिए, देश के निर्माण के लिए काम किए, लेकिन राजस्थान में विधानसभा में अभूतपूर्व परिणाम है। ये राजनीतिक कार्यकर्ता की सूझबूझ है कि जो आगे की दृष्टि रखता है और पार्टी के प्रति समर्पित है। इसे मैं तो आप सबकी तरफ से लालचंद जी कटारिया को नमन करना चाहता हूं कि इनके मन में दूरदर्शी थी कि हम कांग्रेस पार्टी को कैसे मजबूत करें। साथियों, ये कार्यकर्ता सम्मेलन है, कार्यकर्ता के बारे में कुछ बातें लालचंद जी कटारिया ने कही। आज का चुनाव राजनीति और जो चुनाव जीतने की कला है वो भाषण से नहीं, चुनाव की कला विकास के आधार पर वोट मांगने से नहीं। आज की चुनाव की कला जीतने में जो परिवर्तन हुआ वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को समझने की आवश्यकता है। जब तक हम इन चीजों को समझेंगे नहीं, जो मुद्दे उन मुद्दों के बारे में जनता के बीच में जाकर चर्चा नहीं करेंगे, मुख्य दर्शक बन के रहेंगे, तब तक हम पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अपनी भूमिका का ठीक ढंग से निर्वहन नहीं कर पाएंगे। चुनाव के समय में क्या होता है, चुनाव के समय में जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके कार्यकर्ता जनता के बीच में जाते हैं और अपने पार्टी के कार्यक्रमों के बारे में चर्चा करते हैं, उन्हें बताते हैं कि हमारी पार्टी ने क्या काम किया, उसी आधार पर वोट मांगते। लेकिन इस देश में संसदीय लोकतंत्र को जब हमने अपनाया, उस संसदीय लोकतंत्र को अपनाते समय ही कुछ विचारधारा के लोग इस संसदीय लोकतंत्र को कमजोर करने में लगे हुए। और आपको याद करना पड़ेगा कि आजादी के बाद जब हमारे संविधान निर्माताओं ने फैसला किया कि हम संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से देश का निर्माण करेंगे, तब वो शक्तियां है इसको, संविधान को कमजोर करके दूसरी पद्धति के आधार पर सरकार के निर्माण करने की कल्पना लेकर आगे बढ़ रहे थे। इसे याद करिए कि पहली बार जब देश आजाद होने के बाद चुनाव हुआ तो लोगों को मालूम है कि तेलंगाना का एक आप आंदोलन हुआ था, वो आजादी के बाद भी चलता है। बहुत कम लोगों को याद होगा कि देश आजादी के बाद धर्म की राजनीति करने वाले लोग, धर्म की आजादी के आधार पर लोगों की भावना भड़काकर देश में अपने मंसूबों को पूरे करने वाले लोग एक पहला प्रतिज्ञा उन्होंने कि कांग्रेस पार्टी गो हत्या कराती है, गो हत्या को रोकना है तो कांग्रेस पार्टी को हटाना होगा। गुलजारीलाल नंदा देश के गृह मंत्री थे, साधु संतों को इकट्ठा किया दिल्ली में और पार्लियामेंट पर यह कोशिश की कि हम घुसकर अपनी मांग करने का काम। ये भी हमें याद रखने की आवश्यकता है कि जो 1952 के बाद जब पहली बार अयोध्या में मंदिर में ताले लगे तो ताला लगाने वाला जो कलेक्टर था मिस्टर राय, वही बात जनता का उस समय का बाद में सांसद बने। ये बातें इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि देश में जो चुनौतियां हैं उनको ठीक ढंग से समझने की आवश्यकता है। ताला लगाने वाला जिलाधीश जिस पार्टी का सांसद बन जाए, ताला खुलवाने के नाम पर लोगों को गुमराह करके सत्ता में आ जाए वो पार्टी, और सत्ता में आने के बाद में 8 साल तक उसका शासन रहे, उस प्रदेश में उनका मुख्यमंत्री रहे, मंदिर का निर्माण नहीं हो सके, ये बातें कैसे हो रही हो आपको समझने की आवश्यकता है। हमारे वकील साहब बैठे हुए, नौजवान पीढ़ी के लोग बैठे हुए, कि संविधान में लिखा हुआ है कि जो भी धार्मिक स्थान है, चाहे हिंदुओं के हैं, चाहे मुसलमान के हैं, चाहे सिख के हैं और किसी धर्म के हैं, 1947 के पहले
जिन धार्मिक स्थानों की जो स्थिति है वो बनी रहेगी जब तक संविधान में हम संशोधन नहीं करेंगे। ये जानकारी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी है, ये जानकारी साधारण लोगों को भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जनता को गुमराह करके ये कह के भगवान राम का अयोध्या का मंदिर बनाएंगे, हमें वोट दीजिए, और वो वोट लेकर सत्ता में आ गए, लेकिन संविधान में परिवर्तन नहीं कर सके और आज भी भगवान राम के मंदिर का निर्माण का काम नहीं हो पाया। यही लोग हैं जो कहते रहे कि देश में भ्रष्टाचार मिटाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, हम सत्ता में आएंगे तो भ्रष्टाचार को मुक्त कर देंगे। याद करिए जब इंदिरा गांधी देश का चुनाव लड़ रही थी तभी कौन लोग थी, कौन सी पार्टियां थी जो कह रहे थे कि इंदिरा हटाओ देश बचाओ। आज वही लोग इंदिरा हटाओ देश बचाओ की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे कांग्रेस मुक्त भारत करना चाहते हैं। कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस के बिना इस देश के निर्माण की कल्पना कर सकते हैं? कांग्रेस के बिना दुनिया में जो ताकतवर देश बनकर उभरे उसकी कल्पना कर सकते हैं क्या? भगवान राम का मंदिर के नाम पर भाषण देकर धर्म की बात करके देश का निर्माण किया? क्या परमाणु बम बनाने का काम एक दिन में हो गया? क्या सिलिकॉन वैली में हिंदुस्तान में पढ़ने वाला आदमी जाकर आईटी की क्रांति कर सका? ये आईटी एक दिन में खुल गई है? ये भाखड़ा नंगल भारत एक दिन में बन गया है? या खेती में परिवर्तन करने के लिए जो ग्रीन रिवोल्यूशन का काम किया वो एक दिन में हो गया? ये एक दिन में काम नहीं हुआ। नीति बनाकर देश का निर्माण करना बहुत कठिन काम है, और नीति बनाकर देश का निर्माण करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। याद करिए आजादी से पहले कितने घरों में बिजली थी, याद करिए कितनी जगह स्कूल थी, कितनी जगह कॉलेज थे, कितनी सड़कें थी, देश में क्या हालत थी। क्या हम भूल गए कि 480 का क्यों मंगा कर हमारे देश में लोगों के जीवन को यापन करने का काम करने पड़ा? ये ग्रीन रिवोल्यूशन किसने की? ये मिल्क रिवोल्यूशन किसने की? इस देश में आर्थिक प्रगति को बढ़ाने के लिए नीति बनाकर देश का निर्माण करने का काम किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया, और कांग्रेस के नेतृत्व कांग्रेस के नेतृत्व में जब भी परिवर्तन हुआ तो दूर की सोचने लगी। क्या राजीव गांधी ने जब कल्पना की थी कि भारत देश महान है, 21वीं सदी में भारत को ले जाऊंगा, तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी को नहीं मालूम था कि 21वीं सदी में जा रहे हैं? क्या उन्हें मालूम था कि आईटी क्रांति करनी है? क्या उन्हें मालूम है कि देश में नई नीति बनाकर देश का निर्माण करने का काम करना है? देश आजाद हो, देश का निर्माण करना हो, वो नीति बनाने का काम भी कांग्रेस पार्टी करे, और देश में नई सदी जाने का काम हो उस नीति बनाकर देश को आगे बढ़ाने का काम करे, वो भी कांग्रेस पार्टी करे। क्या राजीव गांधी ने आईटी की क्रांति की? क्या उन्हें मालूम नहीं था कि दुनिया में औद्योगिक क्रांति के बाद यदि गरीब आदमी का बच्चा पढ़ा लिखा है, होशियार है और दुनिया में यदि पैसा कमा सकता है तो एकमात्र रिवोल्यूशन है वो आईटी की रिवोल्यूशन है। आज कितने आदमी है जो साधारण वर्ग के लोग हैं? बेंगलोर में चुनाव करने वाला नंदन नीलकर्णी की आपने हिस्ट्री पढ़ी है? 200 रुपए का मकान किराया लेकर उसने जिंदगी तारों की, आज उसने भागा भरा अपना और अपनी हैसियत बताई 7,000 करोड़ रुपए। 7,000 करोड़ रुपए देखने में बनी। यदि पंडित जवाहरलाल नेहरू आईआईटी की स्थापना नहीं करते, ये आईटी की क्रांति नहीं होती, तो ऐसे लोग कैसे आगे बढ़ने का काम कर सकते? दूरदर्शी बनाकर देश का निर्माण करने वाले लोग जब आईटी की क्रांति की बात कर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे, बैंक की बात करवा रहे थे कि आईटी आ जाएगी, ये कंप्यूटर आ जाएंगे, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। आज तो ये आईटी की क्रांति के आधार पर भी व्हाट्सएप पे मोदी का फोटो भेज रहे हैं, लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि आईटी की क्रांति का काम निर्माण करने का काम कांग्रेस पार्टी करे, देश का नेतृत्व करने का काम कांग्रेस पार्टी करे, लेकिन उसकी नीतियों का फायदा उठाकर लोगों को गुमराह करने का काम ये लोग करने में एक्सपर्ट हैं। इस बात को समझने की आवश्यकता है। एक गांव का सरपंच मुख्यमंत्री को भाषण देना चाहता है, लॉ ऑर्डर की स्थिति ऐसी बननी चाहिए, औद्योगिक नीति ऐसी बननी चाहिए, शिक्षा की नीति ऐसी बननी चाहिए, स्वास्थ्य की नीति ऐसी बननी चाहिए। अरे सरपंच साहब, आपका जो काम है वो काम करो, ये काम आपका नहीं है तो एमएलए चुन के जाते हैं, फिर मुख्यमंत्री बनाते हैं, भ्रष्टा करते हैं। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री देश की सुरक्षा नीति की बात कर रहा है, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री विदेश नीति की बात कर रहा है, एक देश का मुख्यमंत्री व्यापार नीति की बात कर रहा है। देश चलाने वाले व्यक्ति को समझने की आवश्यकता है। नीति बनाकर पार्टी वोट मांगने जाती है, तो अरुणाचल भी है, केरल भी है, तमिलनाडु भी है, आंध्र प्रदेश भी है, वेस्ट बंगाल भी है, हिंदी बोलने वाला भी है, अंग्रेजी बोलने वाला भी है, मलयालम बोलने वाला भी है, कन्नड़ बोलने वाला भी है। इन सब के लोगों को रात लेकर नहीं चलेंगे तो दिल्ली के अंदर सरकार नहीं बना सकते, भाषण दे सकते, फोटो दिखा। केरल में बीजेपी है, आंध्र प्रदेश में बीजेपी है, तमिलनाडु में बीजेपी है, वेस्ट बंगाल में बीजेपी है, नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी है। किन किन जगह पर बीजेपी? हाँ, दिल्ली में बीजेपी है, सीटें कितनी है? 7 है। हरियाणा में कोशिश कर रहे हैं, राजस्थान में कोशिश कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कोशिश कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में कोशिश कर रहे हैं। ये 546 सीटें नहीं होती है। केवल मात्र लोगों को ये जो नई आईटी क्रांति आई है, ये जो दूरदर्शन आया, ये जो मीडिया वाला है, आज मैं भाषण दे रहा हूँ,
कि मेरा साथी जो मेरा फोटो ले रहा है, मेरे को लाखों की भीड़ है, नमस्कार साहब। अब पिता लोगों को मालूम नहीं, बैठे तो इतने आदमी और टीवी में बता रहे लाखों की भीड़। ये कोई फिल्म की शूटिंग करने का काम करना है? देश के अंदर लोगों को बताना है कि लोग तो फिल्म की शूटिंग होगी, बड़े बड़े हम स्टेज बनाते हैं, पीछे लाल किले का फोटो लगवाते हैं, कपड़े बदल के आते हैं। मैं तो नहीं देखा अटल बिहारी वाजपेयी कितनी बार दिन में कपड़े बदलते थे, भैरव सिंह जी शेखावत कितनी बार कपड़े बदलते थे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ऑस्टेरिटी की बात करते हैं, भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, और ये भारतीय संस्कृति का नेता बनने वाला व्यक्ति इसके कपड़े की और इसकी टीवी की, इसके चश्मे की और घड़ी की हिसाब किताब लगा के देख ले कि कितने आरएसएस के कार्यकर्ता इतना खर्चा होता। बात करते हैं संस्कृति की, बात करते हैं ऑस्टेरिटी की, और बात करते हैं हम भारतीय संस्कृति के वाहक हैं। जिस आडवाणी ने भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया, और जो बुजुर्ग हो गया उस आदमी के साथ क्या व्यवहार कर रहे, क्या हमारे हिंदुस्तान का आदमी अपने बुजुर्ग आदमी को घर पर ऐसा विश्वास कर सकता है? संस्कृति की बात करते हैं, देश को मजबूत करेंगे, देश को ताकतवर बनाएंगे। अमेरिका के लोगों को याद है, देश के लोगों को जब संसद के अंदर आक्रमण हुआ था, तो संसद के आक्रमण के समय में पूरी देश की सेना को बॉर्डर पर भेज दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए, और फोन करके अमेरिका के राष्ट्रपति को पूछते हैं कि हमें करना है कि नहीं करना है। तो हिम्मत करिए, इस देश में देश की रक्षा करने का काम किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है, इंदिरा गांधी ने किया है। दुनिया के मुल्क पर एक नया देश पैदा किया बांग्लादेश, ये कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया। ये देश किस धर्म की बात करते हैं, किस संस्कृति की बात करते हैं? ये केवल मात्र लोगों को गुमराह करके ये बात करना चाहते हैं। याद करिए, यूपीए सेकंड के अंतर्गत कोई दुनिया में पढ़ा लिखा आदमी बताए, श्रीमती सोनिया गांधी ने फैसला किया मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। बताए नौजवान आदमी आज यूरोप की इकोनॉमी में जीडीपी कितनी है? नौजवान आदमी बताए अमेरिका की जीडीपी कितनी है? 3% की जीडीपी आज के दिन अमेरिका की है। सारे डिफरेंसेस होने के बाद, कोलिशन गवर्नमेंट चलाने के बाद में भी आज हिंदुस्तान की जीडीपी 5% के आसपास है, दुनिया में और किसी की जीडीपी नहीं है। ये लोकतंत्र प्रणाली में मनमोहन सिंह जी ने 8% की जीडीपी बताई। ये मनमोहन सिंह जी ने दुनिया में रिसेशन आ गया, प्रॉब्लम आ गई, तो भी आज देश में 4% की ये जीडीपी है। ये 4% जीडीपी को समझने का मतलब ये कि पुराना आदमी गांव का सरपंच पूछे कि बाबत 54 के बाद चुनाव हुए, 60, 65, 70 के अंदर से गांव का सरपंच था, पंचायत में कितना पैसा आता था? पुराना सरपंच हिसाब किताब उठा के देख ले, 50,000, 1 लाख। तो 5 के गांव के पंचायत के सरपंच को काम करने के लिए तकलीफ होती थी। आज गांव के सरपंच को, किसी भी पार्टी का सरपंच हो, आज सरकार की नीतियों बनने के कारण एक पंचायत में लगभग 3 करोड़ और 4 करोड़ रुपए आते हैं। इस देश में कितनी पंचायत है? भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के मन में कल्पना है कि देश में गांव के लोगों को विकास करने के लिए आईटी का लाभ मिलना चाहिए। कि हमने राजीव गांधी सेवा केंद्र क्यों खोले? ये ब्रॉडबैंड से हम जोड़ना क्यों चाहते हैं? क्यों गांव के आदमी को मौका नहीं मिलना चाहिए कि घर बैठे अपनी रेलवे का बुकिंग कर सके? क्या गांव के आदमी को मौका नहीं मिलना चाहिए उसका बैंक में खाता हो, उसको ट्रांसफर होने का काम हो सके? इस देश में भ्रष्टाचार को कम करने का काम, सोचने का काम किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये यूडीए कार्ड किया है। आज इस बात को समझ में नहीं आते लोगों को। इस देश में सब्सिडी किस पर जा रही है? सब्सिडी जा रही है सब्सिडी जा रही है पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर। इस सब्सिडी का जो करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, उसका दुरुपयोग हो रहा है, उसका रोकने का काम करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया। हिंदुस्तान के 100 करोड़ आदमी है, उनका यूडीए कार्ड नंबर बनना चाहिए। जिस तरह से पैसे वाले आदमी का बैंक अकाउंट होता है, पिन कार्ड कोड होता है, उसका नंबर होता है, ठीक उसी प्रकार हिंदुस्तान के गरीब आदमी का भी एक नाम होना चाहिए, पहचान बनाना चाहिए। नंदन नील करने के आधार पर ये यूडीए कार्ड बनाने का काम किया। 10 उंगली के निशान लिए, आंख का निशान लिया है। ये बनाने के पीछे मंशा क्या है? इससे बनाने के पीछे मंशा है कि गांव में ये रामलाल की पेंशन का पैसा है, तो पैसा एक क्लिक में उसके खाते में ट्रांसफर होना चाहिए। इंदिरा आवास का पैसा किसी आदमी के पास जा रहा है, 70,000 रुपए स्वीकृत कर रहे हैं, उस आदमी के खाते में जाना चाहिए। ये बीच में जो पैसा खा जाए इस काम को रोकना चाहिए। ये सोचने का काम करना है। ये भ्रष्टाचार हटाने के लिए भाषण का काम होगा। इस देश के प्रधानमंत्री की सपना देखने वाले आदमी जनता के सामने बताए। गुजरात में लोकायुक्त का लागू हो गया। कमला जी हमारे यहाँ की गवर्नर है, पता लगा ले उन्होंने जिला लोकायुक्त बनने का फैसला किया। वो कौन मुख्यमंत्री है? तो गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्या भ्रष्टाचार को हटाने के लिए गए थे कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए गए थे? जिस गवर्नर वहां पर लोकायुक्त को नियुक्त करे तो कोर्ट के अंदर जाओ, खुद मुख्यमंत्री लोकायुक्त को नियुक्त नहीं करो और हिंदुस्तान में जाकर भाषण दो कि हम भ्रष्टाचार को दूर करेंगे। ये दोहरे मापदंड नहीं कर सकते। ये आरटीए कौन लेके आया? ये आरटीए कांग्रेस पार्टी लेके आई है। क्यों लेके आई आरटीए?
गांव के गरीब आदमी को अधिकार मिलना चाहिए। उसको मालूम होना चाहिए कि मेरे गांव में कितना पैसा आ रहा है, सीमेंट में कितना खर्च हो रहा है, इंदिरा आवास में कितना खर्च हो रहा है, सीमेंट सागौन की आ रही सही सीमेंट आ रही है। गांव के आदमी को मालूम होना चाहिए कि आरटीआई है, आरटीआई से पता लगे इस देश में कि कौन बेईमानी कर रहा है, और बेईमानी करने वाले आदमी को सजा मिलनी चाहिए। ये काम करने का काम किसने किया? कांग्रेस पार्टी। ये हिसाब किताब लगा उठा के देख लें, ये जो 2G और ये भी समझने की आवश्यकता है। ये जो बात करना चाहते हैं और मैं गंभीरता से कहना चाहता हूँ, पूछे हिंदुस्तान के लोगों को ये 1G क्या था, ये 1G के करने वाला कौन आदमी था? ये 1G अलॉटमेंट हुआ तब इस देश का IT का मंत्री था प्रमोद महाजन, देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने ऑप्शन क्यों नहीं किया? जो फर्स्ट कम फर्स्ट आधार पर दिया हिंदुस्तान के अंदर, फर्स्ट जी के अंदर रेवेन्यू स्टेट के अंदर खाते में नहीं आया। ये 2G के अंदर भारत सरकार ने फैसला किया, मनमोहन सिंह जी ने फैसला किया, ऑप्शन किया जाना चाहिए। ये ऑप्शन करने का फैसला किया जिसके 2G का पैसा आज हमारे बीच में आया। 2G के किस कारणों से गलत काम हुआ और उसकी सुप्रीम कोर्ट जांच कर रही है, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, ये जो सुपर स्पेक्ट्रम है, ये नेचुरल रिसोर्सेज था, इसको ऑप्शन देने का काम इन्होंने क्यों नहीं किया? ये काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। 2G का ऑप्शन का पैसा उठा के देख लीजिए, 3G का पैसा उठा के देख लीजिए, 60,000-70,000 करोड़ रुपए स्टेट के खजाने में आ रहे हैं। ये मनमोहन सिंह जी का फैसला था, ये भारतीय जनता पार्टी का फैसला नहीं है जिन्होंने भर्ती को ये कोलगेट की बात करते हैं, हाई का कोलगेट। आज देश में एक इस तरह के नियम से समझने की आवश्यकता है, इस देश में नियम और कानून कैसे बदलते समझने की आवश्यकता है। मैं भी भारत सरकार में मंत्री रहा हूँ, लालचंद जी कटारिया भी मंत्री हैं, कैसे कानून बनते हैं? कानून बनता था कि हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने फैसला किया ये कोल को ऑक्शन किया जाना चाहिए। पता है भारतीय जनता पार्टी के लोग किसने फैसला किया इस देश में कि कोल का एक्शन होना चाहिए? कि कोल को ऑक्शन करने का फैसला इस देश में किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी के नेता प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने किया है। क्या अटल बिहारी वाजपेयी ने किया? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया? उस समय कोल अलॉटमेंट कैसे हो रहे थे? क्या गुजरात के अंदर कैसे कोल अलॉटमेंट हुआ? मध्य प्रदेश के अंदर कैसे कोल अलॉटमेंट हुआ? छत्तीसगढ़ के अंदर कैसे अलॉटमेंट हुआ? ये पहली बार हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया है नेचुरल रिसोर्सेज को ऑप्शन करेंगे। ये फैसले करने के बाद फैसले को लागू करने की जो प्रक्रिया है उसके गांव के गरीब आदमी को समझा नहीं पा रहे। ये प्रधानमंत्री फैसला करता है कि ऑप्शन करना है तो उसके बाद उस मंत्री को अपना कैबिनेट में वो बनाकर भेजना पड़ता है संबंधित मंत्रालय। संबंधित मंत्रालय का ऑब्जेक्शन होता है, उसको एड्रेस करने के बाद उस मंत्री को अपना कैबिनेट में वो भेजना पड़ता है प्लानिंग कमीशन के पास। प्लानिंग कमीशन के एक्सपर्ट उसको ऑपरेशन करते हैं, उसको मीट आउट करने के बाद उस कैबिनेट में को भेजना पड़ता है फाइनेंस के पास में। फाइनेंस उसको वे करता है, उसके बाद फिर कैबिनेट में बनता है, फिर कैबिनेट में जाता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मिलने के बाद कैबिनेट उसको पास करती है। और कैबिनेट पास करने के बाद यदि उस स्पीकर फैसला कर ले ये बिल को हम रेफर करते हैं सेलेक्ट कमेटी के अंदर, तो फैसला प्रधानमंत्री ने किया उस दिन से लगाकर ये लागू होने के बीच में इस देश में कोई ऑप्शन नहीं हो रहा था, क्योंकि प्रक्रिया इस तरह की बनी हुई थी कि कानून बनने में हमें 1-1.5 साल लग गया। कानून बनने में जो 1-1.5 साल लग गया उसके बीच में क्या देश का प्रधानमंत्री कोल को अलॉटमेंट नहीं करता? किसी प्रोडक्शन का काम नहीं करना चाहता? भारतीय जनता पार्टी के लोग बताए, मैं गंभीरता से कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री ने फैसला किया ऑप्शन किया जाए और जब कानून बना इसके बीच के अंदर क्या किस कानून किस तरह से लगा था? ये पता है भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश में कोल को ऑप्शन करने का काम भी कांग्रेस पार्टी कर रही है, इस देश में स्पेक्ट्रम को ऑप्शन करने का काम भी कांग्रेस पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग न स्पेक्ट्रम को ऑप्शन करें न भारतीय जनता पार्टी के लोग कोल को ऑप्शन करें तो क्या कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार करेगी? अरे भाई जो असेंबली समझते हैं एक CAG का कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। CAG का काम क्या होता है? CAG का काम ये होता है कि प्रिजम्पटिव लॉस क्या होते हैं। आपने फैसला किया, CAG ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री ने जिस दिन फैसला किया उस दिन यदि कानून बन जाता और ये कानून बना की प्रक्रिया तो CAG से लेना नहीं है कि क्यों आपने इस प्रक्रिया में टाइम लगाया, क्यों स्पीकर ने उसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा। ये जो गैप बना है इस गैप के दिन के पहले यदि आप ये काम कर देते, हमारा काम नहीं कि कानून बनाने का, ये हम नहीं पता लगाते 10 महीने लगे, यदि आप उस दिन ये फैसला करते तो इतना पैसा आपको खजाने में आ सकता है। वो भी राइट उसका काम यही है कि मुझे ये काम करना है और उसका वो भी राइट कि मेरा काम ये करना है। इस जानकारी के अभाव में मिस इन्फॉर्मेशन देकर करना चाहते हैं इस देश के अंदर भ्रष्टाचार करने का काम किया। आज भी मैं कहना चाहता हूँ दुनिया का सबसे ईमानदार कोई प्रधानमंत्री होगा उसका नाम मनमोहन सिंह। दुनिया का जिस आदमी के मन में कल्पना है कि देश को आगे बढ़ाने का काम करे, नीतियां बना के काम करे। इस देश में 8% 9% की GDP बनी जब मनरेगा की योजना लागू कर रहे हैं। कानून बनाकर लोगों को अधिकार दे रहे हैं।
कि देश में हमने कहा कि गांव का गरीब आदमी तकलीफ में हो तो गांव छोड़ के नहीं जाए, गांव के अंदर काम करे। मनरेगा की योजना हमने लागू की, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, 40,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की हमने, यही काम नहीं किया। सर शिक्षा अभियान के अंतर्गत गांव के गरीब आदमी का बच्चा पढ़ लिख कर होगा, हाकिम बने, हुकूमत बनने का काम करें। गांव में जाके देखिए, आज ये के इस अंतर्गत हमने स्कूल के भवन बनाने का पैसा भारत सरकार दे रही है, मास्टर का अपॉइंटमेंट करने का पैसा भारत सरकार दे रही है, उनका बच्चा पढ़ लिखे उसको न्यूट्रिएंट फूड मिले उसका पैसा, मिड डे का पैसा भारत सरकार दे रही है। ये काम करने का काम क्यों कर रहे हैं? ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये गाँव में गरीब आदमी को मालूम है राजीव गांधी विद्युत योजना के अंतर्गत हमारी 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर ढानी भी है, उसके पूरे पोल के खर्चे भारत सरकार दे रही है राजीव गांधी विद्युत योजना के अंतर्गत। गांव के गरीब आदमी की मजदूरी करके आता है, मजदूरी करने के बाद भी गेहूं का भाव बढ़ जाए और कोई भाव बढ़ जाए तो मजदूरी का पैसा उसमें खर्च हो जाता है। तो राइट टू फूड का काम करने का काम किया है। तो मैं भरोसा दिलाना चाहते हैं कि गाँव के गरीब आदमी को इतने कम पैसे में गेहूं मिलेगा और व्यवस्था करने का। गाँव के गरीब आदमी का खर्चा होता है, स्वास्थ्य में खर्च हो जाता है। गाँव का गरीब आदमी, नौजवान आदमी तो रोजगार नहीं होता, 19 साल की उम्र में गाँव छोड़कर बाहर आ जाता है, मजदूरी करता है, बीड़ी पीता है, शराब पीना सीख जाता है, टीबी हो जाती है, 40 साल की उम्र में काम नहीं कर सकता है, उसके पूरे परिवार का खर्चा होता है हेल्थ पर, दवाई लाने पर। तो 1.5 रुपये जा रहा है, 1.5 रुपये इलाज नहीं हो रहा तो अस्पताल जा रहा है, अस्पताल में तो बड़े अस्पताल में जा रहा है और खर्चा भी हो रहा है, खेत भी गिरवे रख रहा है और परिवार के लोगों को तकलीफ हो रही है। तो भारत सरकार ने इंडियन नेशनल जो हमारा हेल्थ मिशन का काम प्रारंभ किया, जिससे गाँव के गरीब आदमी को काम करते। राजस्थान की सरकार ने दवाई मुफ्त देने का काम क्यों किया कि गांव के गरीब आदमी का पैसा दवाई पे खर्च नहीं हो, कि सरकार उठाने का, सरकार खर्चा उठाएगी। ये कानून बनाकर लोगों के स्वास्थ्य की व्यवस्था करना, उसके लिए रोजगार की व्यवस्था करना, उसके बच्चे के लिए पढ़ाई की व्यवस्था करना, उसके घर में बिजली पहुंचाने की व्यवस्था करना, तो भाषण दे के काम करके हम हो रहे हैं, ये भाषण दे के काम हो रहा है, कपड़े बदल के लोगों को गुमराह करने का काम हो रहा है। ये नीति बनाकर काम करना सरल काम नहीं है, ये बात हमें समझने की आवश्यकता है। ये क्यों बात कर रहे हैं कि मुझे बताएं कि सर्वे किसका हो रहा है, व्यक्ति का हो रहा है, पार्टी का हो रहा है। केरल में नरेंद्र मोदी जी को 15% वोट, पार्टी को 0% है, तो 15% वोट का ट्रांसफर करेंगे। सर्वे किसका कर रहे हैं? सर्वे पार्टी का करना चाहिए, सर्वे होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में सर्वे समझ में आता नहीं, लेकिन व्यक्ति का सर्वे, व्यक्ति से पार्टी नहीं है। संसदीय लोकतंत्र में पार्टी की ताकत होगी, वो पार्टी के कार्यकर्ता मजबूत होगा, बूथ का मैनेजमेंट ठीक होगा, वो कार्यकर्ता पार्टी को जिता के ले जाए। हमारे यहाँ पिछले चुनाव में विधानसभा में काम हमने अच्छे किए थे, नीति हमारी ठीक थी राजस्थान में, लेकिन बूथ का मैनेजमेंट हमारा ठीक नहीं था। बूथ का मैनेजमेंट समझने की आवश्यकता है। पिछली बार हम सरकार में आए थे तब हमें 2% वोट ज्यादा मिले, 36% हमारा वोट पड़ा, 36%, 34 से 36% है, 2% वोट में हमारी सरकार बन गई थी। अभी हमारी 30 सीटें आई है कि हमारा वोट परसेंट 3% ही गिरा, केवल 3%, वो नेचुरल। तो दूसरा वोट था जो बूथ मैनेजमेंट का वोट था, वो बूथ मैनेजमेंट में उन्होंने हमसे ज्यादा काम कर लिया। बूथ मैनेजमेंट का मतलब ये, एक बूथ में 1200 वोट है, हमारा सरपंच कह रहा है कांग्रेस मजबूत है, और 1200 वोट जब लालचंद जी के पिताजी चुनाव लड़ रहे थे तभी उस बूथ में 500 वोट मिल रहे थे। लालचंद जी चुनाव लड़ रहे हैं तब भी 500 वोट मिल रहे हैं। लालचंद जी एमपी का चुनाव लड़े तब भी 500 वोट मिल रहे थे। रेखा जी चुनाव लड़े तब भी 500 वोट मिल रहे थे। पर राम प्रताप जी चुनाव लड़ रहे थे जब वोट 1000 थे, तो रेखा जी चुनाव लड़ रहे थे जब वोट हो गए 2000। ये 2000 वोट जो बढ़ गया है, हमारा वोट 500 घटका हुआ है। ये कार्यकर्ता को समझने की आवश्यकता है कि जैसे जैसे वोट बढ़ रहा है वैसे वैसे हम कांग्रेस का वोट भी बढ़ाने का काम करें। जिस दिन ये काम कर लोगे कांग्रेस पार्टी हारेगी। यही बात लालचंद जी कह रहे हैं कि आप मेहरबानी करके हाथ खड़ा कर दो, सीपी जोशी को लेकर आए, मजबूत कर देंगे, मजबूत नहीं होगी। उठा के देखिए उस बूथ पर जब राम प्रताप जी कटारिया चुनाव लड़ रहे थे तब उस बूथ पर या उस पंचायत में कितने वोट मिल रहे थे, उस समय कुल वोट कितने थे, और आज जब रेखा जी चुनाव लड़े तब कुल वोट कितने थे और वोट कितने मिल रहे थे। आप खुद देखेंगे तो वोट तो बढ़ के 2.5 गुना, हमारा वोट अभी बढ़ा ही नहीं। ये जो कहानी है, इस कहानी को समझने की आवश्यकता है। इस देश में जो सांस्कृतिक संगठन की बात करते हैं वो आज राजनीति में भाग लेकर सत्ता में आगे आने का काम करना चाहते हैं, चुनौती ये मुकाबला करने का। जब तक हम इस हिडन एजेंडा को नहीं समझेंगे तब तक हम इस चीजों को नहीं समझ पाएंगे कि देश में राजनीति क्या हो रही है, क्यों लोग खिलाफ है, क्या गलती की कांग्रेस पार्टी ने। क्या हमको याद है कि मिनिमम वेज एक्ट कब लागू हुआ? ये न्यूनतम मजदूरी का एक्ट कब लागू हुआ? आजादी के पहले। आजादी के 60 साल तक गांव का गरीब आदमी को मिनिमम वेज नहीं मिलता। तो बड़ा काश्तकार अपने खेत में मजदूरी को काम करने के लिए आता। हमारे यहाँ बड़े काश्तकार कम है। पंजाब में जाके देखो, महाराष्ट्र में जाके देखो, गन्ने की खेती हो रही है,
यहाँ का मजदूर काम करने आ रहा है, परिवार को लेके आ रहा है, अपने बच्चों को लेके आ रहा है, खेत में बिजली नहीं है, अंधेरे में बैठकर अपने परिवार का करेगा, दिन में गन्ने काट रहा है, मजदूरी मिली थी 20 रुपए और 30 रुपए। ये कानून बदला, आपने मनरेगा का कानून बनाया है। आज वो आदमी कह रहा है कि गन्ने की खेत काटने हैं तो 250 रुपए लूंगा, बाकी मनरेगा में 200 रुपए मिलते हैं मुझे। किसने दी? ये मनरेगा एक्ट किया है। ये फैक्ट्री वाले क्यों हल्ला कर रहे हैं? तो फैक्ट्री वाले बैठे होंगे, नाराज नहीं हो। बदली मजदूरों को कितना पैसा दे रहे थे? बदली मजदूरी काम करता था, पैसा मिलेगा 30 रुपए 40 रुपए, और बदली मजदूरी भी काम करने नहीं आता है, 200 रुपए तो काम करो, वो नरेगा में काम मिल रहा है। एक सिंगल एक्ट से गरीब आदमी को एम्पावर किया है, जिसका नाम है मनरेगा। इसलिए बड़ा काश्तकार जिसके 25 बीघा जमीन है, गन्ने की खेती हो रही थी, वो पहले मजदूरी को दे रहा था 10,000 रुपए, अब मुझे मजदूरी को देना पड़ रहा है 40,000 रुपए, 50,000 रुपए, ये 30,000 रुपए का जो जेब में से खर्चा हो रहा है, इससे कांग्रेस पार्टी खराब है। इसलिए समझने की जरूरत है कि आपको याद होगा कि पहली बार जब रामायण शुरू हुई थी, संडे का दिन, आप सब आदमी मालूम होगा, रामायण का सीरियल आएगा, सब घर छोड़कर रामायण देखने बैठ जाते थे। नौकरी वाला भी रामायण देखने, सरकार चलाने वाले भी रामायण देखने वाला, सब आदमी रामायण सबके सुननी पड़ी थी। रामायण का सीरियल देखना है, और रामायण का जो पात्र कर रहा था उसको लोगों ने भगवान मान लिया उसके हाथ उतारने में। अब वो भारत में घूम रहा है, ब्राह्मण का सीरियल बंद हो गया, और राम का पात्र का घूम रहा, मालूम है किसी को? ये 17 मई के बाद ये जो स्वप्न देख रहे हैं, ये भी देश में घूमेंगे, प्रधानमंत्री को जरूरत पड़ेगा तब पता पड़ेगा देश क्या है। रामायण के सीरियल के भगवान राम को मानकर इस देश के लोगों ने पूजा कर दी, तो शायद इनको गलतफहमी है कि टीवी के आधार पर आकर हम मुरारी लाल के सपने देखकर देश के प्रधानमंत्री बन सकते। देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए दिल जीतना पड़ेगा। 30 करोड़ से ज्यादा माइनॉरिटी के लोग, अरुणाचल के लोग हैं, केरल के लोग हैं, अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग जगह के लोग हैं। इस देश में हमारे नेताओं ने ये संसदीय लोकतंत्र इसलिए बनाया है, देश एक रहे, अखंड रहे, मजबूत रहे, दुनिया का ताकतवर देश बन के बने, और तभी रह सकता है जब संसदीय लोकतंत्र को माने। संसदीय लोकतंत्र कमजोर होता है तो उसका खामियाजा देश को नहीं भुगतना पड़ेगा कि चुनाव के परिणाम के बाद जिस पार्टी ने अपने नेता को, अपने बड़े नेताओं की बेइज्जती की, उस पार्टी को भी भुगतना पड़ेगा, समय बताएगा। संसदीय लोकतंत्र में विचारधारा जरूरी है, विचारधारा के आधार पर लोगों को जोड़ना पड़ेगा, और ये विचारधारा के कारण नए सिरे से राहुल गांधी जी कह रहे हैं समझने की आवश्यकता। पहली बार एक नौजवान आदमी 60 साल की हमारी नीतियों के आधार पर क्या कमी और खामी और कैसे समझना चाहते हैं वो काम कर रहा है। उनके भाषण का बात याद रखिए, क्या कह रहे हैं कि देश में हमने 50-60 साल में नीतियों के आधार पर हम 15 करोड़ लोगों को बीपीएल परिवार से ऊपर उठा पाए। 100 करोड़ की जनसंख्या में हमने जो हमारे पास संसाधन थे, उन संसाधन से 15 करोड़ लोगों को हम आगे बढ़ा पाए। और इस देश में आज फिर बताइए, इस देश में 70 करोड़ लोग हैं। ये 70 करोड़ लोग कौन है? खेत में काम करने वाला, मजदूरी करने वाला, मोटर मैकेनिक का काम करने वाला, सेठ जी का ड्राइवर चलाने वाला, होटल में कपड़े धोने वाला, ये काम करने वाला 70 करोड़ आदमी है। जो कारपेंटर का काम करता है, जो मोची का काम करता है, जो ये काम करता है, 70 करोड़ आदमी तो देश का निर्माण करने का काम कर रहे हैं। उन लोगों के लिए भी क्या कानून बनाने के और नियम बनाने की जरूरत है नहीं है? पहली बार राहुल गांधी कह रहा है हम 30वीं बार सरकार में आएंगे, इन 70 करोड़ लोगों के जीवन में परिवर्तन करने के लिए नई नीतियां बनाएंगे। उनका लड़का भी पढ़े, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, उसके अच्छे मकान की व्यवस्था हो। इस देश में 70 करोड़ लोगों को जब विकास की भागीदारी से बाहर रखेंगे, 15 करोड़ लोगों की भागीदारी को हम आगे बढ़ाने का काम नहीं करेंगे, तो कुछ चंद लोग जो जिनका नाम फोर्स में करोड़पति में आ सकता है, ऐसे उंगली में गिनने वाले आदमी इस देश में विषमता को बढ़ा देंगे। इसलिए देश में 70 करोड़ आदमी के जीवन में परिवर्तन करने के लिए नया काम और नया कानून बनाने की आवश्यकता। हमारा नेता तो ये कह रहा है, लोगों के बीच में जा रहा है, पुलिस से मिल रहा है, कोर्टर से मिल रहा है, अलग अलग इलाके में जा रहा है, और एक कपड़े पहनकर स्वान करके देश को प्रधानमंत्री बनने का कल्पना करना चाहते हैं। उनके मन में कल्पना क्यों नहीं आ रही कि 70 करोड़ लोगों के बारे में क्या करेंगे? 70 करोड़ लोगों के बारे में उनके मन में चिंता है। 21वीं सदी में भारत जा रहा था, चिंता थी, 70 करोड़ लोगों की चिंता है। तो उनके मन में केवल मात्र एक कल्पना है, हम सरकार में आ जाए और जैसा चाहेंगे वैसा देश चला देंगे। इस देश में जर्मन नहीं है। हिटलर भी चुनाव जीत कर आया था, और चुनाव जीतने के बाद जर्मन में क्या हुआ? हिटलर दुनिया का इतिहास है। इस देश में, हिंदुस्तान में चुने हुए आदमी हिटलर की कल्पना लेकर चल रहे हैं। वो देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और नए देश को आगे बढ़ने की सपने को पूरा करेगा। इसलिए नए सिरे से इस देश की राजनीति में परिवर्तन हो रहा है।
बोले परिवर्तन हो रहा है इस बात के लिए, गुड गवर्नेंस, सच्ची अच्छी ढंग की न्याय प्रणाली में होनी चाहिए। इस देश में लोगों ने जो लोकसभा में डिबेट सुनी है